गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग टॉपिक देख रहे हैं मियोसिस, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, मेजर जो चीज़ें, और इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो माइटोसिस देखा था, तो माइटोसिस को हम लोग बोल रहे थे इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, और इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो दिस इज़ माई सेल्फ प्रभाकर सिंह, और ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है कुछ। इस जो वीडियो है उसका PDF जो है आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और एज़ यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ कि हम लोग बिलोंग कर रहे हैं पाथवे इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज से, और यहाँ से आप कोई भी क्वेरी जो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले हम एक कोटेशंस देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है कि चेंजेस बिगिन एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हम लोग का जो कंफर्ट जोन होता है, कंफर्ट जोन का मतलब आप सोचते हो ना कि अरे यार बहुत मतलब सही है, फिर कौन टेंशन ले, कौन जाए वहाँ पे, ठीक है, कौन हेडेक ले। तो ये आपकी प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के लिए ना बहुत ही गड़बड़ होता है। आपको आगे बढ़ के चैलेंजेस लेने चाहिए, ठीक है, चाहे वो पढ़ने का हो या कोई मतलब काम करने का हो। टारगेट सेट करिए कि नहीं मुझे इतना ही कंप्लीट करना है पूरा इस टाइम में। तो कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, चेंजेस नहीं चाहते हो, ठीक है। चेंज योर सेल्फ, चेंजेज योर डेली शेड्यूल्स, एंड डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू डिज़ायर। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि मतलब मियोसिस क्या होती है, ठीक है। तो ये जो मियोसिस है, ठीक है, इसको जो ग्रीक वर्ड डिराइव्ड है मियोम, इसका मतलब है टू रिड्यूस और डिमिनिश, ठीक है। ये एक्चुअली कॉइन किया गया था फार्मर, इन्होंने 1905 में किया था, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग मियोसिस एक जो डिप्लॉयड सेल होती है, ठीक है, वो 4 हैप्लॉयड सेल बनाती है फिर। और बेसिकली ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बता रहा है कि हैप्लॉयड सेल्स जो होती हैं, ये जो 4 बनती हैं, ये ज़्यादातर गैमीट फॉर्म करती हैं, ठीक है, गैमीट फॉर्म करती हैं। और इसलिए ये जो मियोसिस होती है, ठीक है, ये किसके लिए ज़रूरी होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए, रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशंस क्या होता है। फर्टिलाइजेशंस इस फ्यूजन ऑफ गैमीट, ठीक है। गैमीट्स में क्या होगा आपका, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ओके, तो ये जो गैमीट बनते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड। और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस से होता है, क्लियर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो मियोसिस होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है रिप्रोडक्शंस के लिए, और गैमीट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शंस भी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन कोई ज़रूरी नहीं है, बट हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमीट का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है, और वो गैमीट अगेन फ्यूज होते हैं जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशंस बोलते हैं, और फिर अगेन 2n सेल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मियोसिस होता है वो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब मियोसिस को कितने फेज में डिवाइड कर रखे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो देखे थे एक साइकिल जो थी, ठीक है, G1 थी, उसके बाद S थी, G2 और ये M। तो M फेज को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक जो था आपका कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा क्या था, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या था, न्यूक्लियस का डिवीज़न, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या था, उसके साइटोसोल का डिवीज़न, क्लियर। तो ये तो सेम रहेगा। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज ये हम लोगों ने जो माइटोसिस में देखा था, ये भी यहाँ भी सेम वो चीज़ होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार जाके माइटोसिस वाला जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप लोग देख लीजिएगा, G1 S G2 के बारे में डिटेल बताया गया है। M फेज में जो कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस जो होती है। तो कैरियोकाइनेसिस को बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्लियर? ये हम लोगों ने माइटोसिस में देखा था। बट मियोसिस में क्या होता है कि ये जो प्रोफेज होता है, ठीक है, ये एक्सटेंड हो जाता है और ठीक है, और इसको जो डिवाइड होता है वो हो जाता है आपका लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में। और इन फेजेस को हम लोग प्रोफेज फर्स्ट बोल देते हैं। तो उसके बाद ये एंट्री करता है आपका प्रोफेज सेकंड में, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट में। क्लियर है? तो ये जो डिवीज़न है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीज़न फर्स्ट। यानी कि जो प्रोफेज वाला है ना, ये जो डिवीज़न इतना, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़न फर्स्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोटाइपिक डिवीज़न। देखो इसमें इन्होंने बोला है कि ये है आपका प्रोफेज फर्स्ट और इसमें आपका है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो ये जो पूरा एक तरीके से जो कैटेगराइज किया गया है, ये समझो कि जो हम लोग सिंपली माइटोसिस देखते हैं, ठीक है, माइटोसिस का ये क्या हो गया? प्रोफेज, ठीक है, और ये क्या हो गया? मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इस तरीके से। ठीक है, प्रोफेज सेकेंड वेरी लिटिल स्टेज होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो माइटोसिस है उसका जो प्रोफेज है उसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन होता है, चेंजेस होता है, और फिर वो इतने पार्ट्स में डिवाइड होती है ये, और फिर उसके बाद अगेन वो रेगुलर स्टेप्स पे आ जाती है जिसको हम लोग मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज और टीलोफेज बोलते हैं। तो ये जो पूरी रिएक्शंस होती है, ठीक है, ये फर्स्ट डिवीज़न होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोटाइपिक डिवीज़न, ठीक है, या डिवीज़न फर्स्ट। हेट्रोटाइपिक क्यों बोलते हैं? इसमें देखोगे कि इसमें जो 2n है वो क्या हो जाती है? n में कन्वर्ट हो जाती है सेल, ठीक है, 2n से n में ही कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जो नंबर होता है, ठीक है, क्रोमोसोम, वो हाफ हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न। तो फर्स्ट जो डिवीज़न होता है उसको हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। और उसके बाद ये जो नॉर्मल प्रोसेस थी ये तो मतलब माइटोसिस के जैसे ही होगी, ठीक है, डिवीज़न सेकेंड जो है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोटैपिक डिवीज़न। तो इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज देखेंगे। पहले हम लोग प्रोफेज फर्स्ट की जो स्टेजेज हैं वो देखेंगे, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये फर्स्ट का ही होगा। और उसके बाद इसके बाद जो सेल्स हैं वो 2 बन जाएंगी n, इतना होने के बाद, और फिर ये दोनों सेल अगेन एंट्री करेंगी मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में, और 4 सेल बनेंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये पूरा हम लोगों को देखना है आगे चल के। तो ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, ठीक है, इसको अगेन हम लोगों ने डिवाइड किया था लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। और उसके बाद जो सेल है वो एंट्री करेगी आपकी मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है, और उसके बाद 2 सेल बन जाएगी, ठीक है। और ये जो 2 सेल बनेगी, ठीक है, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ होगा, इसीलिए इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। तो देखो लैप्टोटीन में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो रहेगी रहेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि लैप्टोटीन में जो क्रोमोसोम होता है वो विजिबल होने लगता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब इतना कंडेंस हो जाता है, ठीक है। और ये जो फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, इसको बोलते हैं जाइगोटीन, ठीक है। मतलब लैप्टोटीन के बाद एक तरीके से जाइगोटीन वाली नेक्स्ट स्टेज आएगी। तो बेसिकली इसमें लैप्टोटीन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो होती है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस पूरे स्टेज में रहती है, ठीक है, डाइकाइनेसिस तक रहती है, ठीक है।
मेटाफेज में जाके, मेटाफेज फर्स्ट होगा उसमें जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक तरीके से डिसइंटीग्रेट होती है। तो ये नेक्स्ट जो स्टेप है जाइगोटीन, ठीक है। जाइगोटीन में देखो ये बाईवैलेंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सिनेप्सिस होती है, ठीक है, और सिनेप्सिस होती है तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक तरीके से फॉर्म होता है। और नेक्स्ट स्टेज जो पैकेटीन है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और डिप्लोटीन में जो होती है क्रॉसिंग ओवर एक तरीके से कंप्लीट होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है, बट जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ रहता है वहाँ पे चीज़ें स्टिल अटैच्ड होती हैं, जिसको हम लोग कियाज्मा बोलते हैं। और डाइकाइनेसिस में क्या होती है कि जो ये क्रोमोसोम होते हैं अटैच्ड होते हैं कियाज्मा पे, वो भी एक तरीके से सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग क्रोमोसोम में, और फिर वो एक तरीके से मेटाफेज फर्स्ट में एंट्री करता है। तो ये तो हम लोगों ने आउटलाइन देख लिया, अब इन डेप्थ चल के देखते हैं कि जाइगोटीन में बेसिकली होता क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि जाइगोटीन, लैप्टोटीन में क्या हो गया था, क्रोमोसोम एक तरीके से कंडेंस होना शुरू हो गया था और विजिबल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जाइगोटीन में क्या है कि क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनॉप्सिस। क्रोमोसोम जो होते हैं, देखो ये जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्या है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्या करते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पेयरिंग करने का मतलब ये दोनों पास में आते हैं और इन दोनों के बीच में एक प्रोटीन होती है जिसके थ्रू ये अटैच्ड हो जाते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से हो रही है, इस प्रोटीन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ये बोल रहे हैं क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, दिस प्रोसेस इन्होंने सिनेप्सिस। दूसरा बोल रहे हैं कि पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये पेयर जो क्रोमोसोम है इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है सिनेप्सिस की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इसको जो पेयर फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर जो दिखती है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो दिखती है उसको बाईवैलेंट बोलते हैं, या ये और होना चाहिए, या एक टेट्राड बोलते हैं। पर टेट्राड की जो स्टेज है ना वो ज़्यादातर क्लियरली विजिबल होती है नेक्स्ट स्टेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेटिंग। नेक्स्ट स्टेज है आपकी पैकेटिंग। तो इससे पहले पैकेटिंग से पहले हम लोग देख लेते हैं सिनेप्सिस क्या होती है, ठीक है। तो सिनेप्सिस का मतलब क्या होगा कि एक जो क्रोमोसोम है, ठीक है, दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड होता है प्रोटीन के थ्रू, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसको हम लोग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि इसको हम क्रोमोसोम 1 कंसीडर करें और इसको क्रोमोसोम 2 कंसीडर करें, तो ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में देखिए ये क्या होता है, एक तरीके से सिनेप्स हुई है, मतलब अटैचमेंट हुआ है। अच्छा, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जो आधा ये पोर्शन होता है, और ये क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई, बट इसका और इसका ये दोनों क्या होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई, दूसरे क्रोमोसोम से बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका सिनेप्सिस का मतलब एक तरीके से यूनियन होता है, ठीक है, वो देखो उसकी जो ओरिजिन होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, मतलब सेंटर में भी हो सकती है या बाहर रीजन पे हो सकती है या कहीं से भी हो सकती है। तो इसके बेसिस पे जो सिनेप्सिस की जो प्रोसेस है वो 3 प्रकार की कैटेगराइज कर रखी गई है। पहला है आपका प्रो टर्मिनल सिनेप्सिस। तो प्रो टर्मिनल सिनेप्सिस में क्या होता है कि ये जो सिनेप्सिस होती है, यानी पेयरिंग इन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होती है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड से होती है, और कंटिन्यू कहाँ पे होती है, टुवर्ड्स सेंट्रोमियर। मतलब अगर इधर से पेयरिंग स्टार्ट होना शुरू होती है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रो टर्मिनल सिनेप्सिस। दूसरा बोल रहे हैं प्रोसेंट्रिक सिनेप्सिस। तो प्रोसेंट्रिक सिनेप्सिस में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं सेंट्रोमियर रीजन से, और किधर प्रोग्रेस होता है, एंड की तरफ, यानी कि पहले पेयरिंग बीच से होगी और इधर की तरफ एक तरीके से मूव होगा, इसको हम बोलेंगे प्रोसेंट्रिक, ठीक है। तीसरा जो होता है लोकलाइज्ड पेयरिंग या रैंडम सिनेप्सिस। तो ये कहीं से भी आपका हो सकता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि इधर से इधर आए या इधर से इधर आए या इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, ठीक है, कहीं से भी रैंडम होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस का मतलब क्या है कि एक जो क्रोमोसोम है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग कर रहा है। तब पहले इधर वाला बीच में हो सकता है, इधर बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा, या इधर वाला पहले आ जाएगा फिर बीच में होगा, या रैंडमली कहीं से भी हो सकता है। प्रो टर्मिनल, प्रोसेंट्रिक एंड लोकलाइज्ड पेयरिंग। अच्छा, ये होता क्यों है?
व्हाई डज सिनेप्सिस ऑकर? देखो ये जब एक दूसरे से सिनेप्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, तो फिर इसके बाद क्या होता है ना, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे। ओके तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सिनेप्सिस जो होती है, ठीक है, सिनेप्सिस जो होती है, ठीक है, ये बेसिकली प्रोटीन कंटेनिंग फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू सिनेप्सिस होती है, और वो कितना होता है, 0.2 माइक्रोमीटर थिक होता है। दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि ये जो पेयरिंग होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक होती है। एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे होना होता है एग्जैक्ट वहीं पे होती है और स्पेसिफिक प्लेस पे होती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है, पेयरिंग, तो ये बोल रहे हैं कि जो इसका पेयर्ड जो क्रोमोसोम है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सटेंड अलोंग द होल लेंथ ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम एंड इज यूजुअली एंकर्ड एट द आइदर एंड टू द न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, तो इसका जो एंड होता है वो मेम्ब्रेन से, एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। अभी भी देखो इस फेज में आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो गायब नहीं है, डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है, ठीक है। जैसे मैंने प्रो फेज फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये फेजेस थे। इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट। तो ये जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है ना, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है पूरी की पूरी, ठीक है। ये मेटाफेज में एंट्री करने से पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होती है। क्लियर? तो इसमें भी देखो ये जो सिनेप्सिस हो रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से अटैच्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है इन दोनों को स्टेबलाइज करता है। क्या बोले? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये फैसिलिटेट करता है, ठीक है, साइटोजेनेटिकल एक्टिविटी कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग पैकिनीमा। मतलब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो आगे पैकेटीन आएगी उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? ये बोल रहे हैं कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो फैसिलिटेट करता है किस चीज़ को? साइटोजेनेटिकल एक्टिविटी। साइटोजेनेटिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? साइटोजेनेटिक्स क्या बोलते हैं? साइटोजेनेटिक्स बेसिकली जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं सेल में। तो ये जो एक फ्रेगमेंट है साइटोजेनेटिक एक्टिविटी, ये जहाँ पे जो बोल रहे हैं बेसिकली बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर को ही बोल रहे हैं कि ये एक फ्रेगमेंट में एक्सचेंज होगा दूसरे से, दूसरा वाला इधर आएगा, ठीक है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्सचेंज करने के लिए क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। ओके, बोल रहे हैं कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो किसी किसी में नहीं बनता है, तो किस में नहीं बनेगा? सीधी सी बात है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होना होगा उसमें ये चीज़ नहीं बनेगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिख रहे हैं कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नॉट फाउंड इन दोज ऑर्गेनिम्स इन विच क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर। जैसे मेल फ्रूट फ्लाई जो होती है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, इसमें एक तरीके से नहीं होता। ओके, तो हम लोगों ने एक पेयरिंग देखा, सिनेप्सिस देखा। सिनेप्सिस किसकी वजह से होता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में होता है। और ये किस में होता है, किस फेज में होता है? जाइगोटीन में। जाइगोटीन में क्या होगा? पेयरिंग हुई क्रोमोसोम की, और इसको हम क्या बोलेंगे? सिनेप्सिस। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका पैकेटीन। तो पैकेटीन से पहले हम लोगों ने देखा था कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो बन ही गया था, ठीक है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उसके बीच में एक तरीके से पेयरिंग हो गई थी और एक प्रोटीन के थ्रू ये अटैच थे। देखो अभी भी यहाँ पे क्या है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और बाहर जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, वो सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल एक तरीके से डिवाइड हुआ है, बट ये अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पैकेटीन में बोल रहे हैं कि 4 क्रोमैटिड्स और ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स। मतलब इनका ये है कि ये जो क्रोमोसोम है इस तरीके से, ठीक है, एक क्रोमोसोम, और इसको हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्या है? 4 दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? टेट्राड,
तो ये टेट्रॉड एक तरीके से इसमें विजिबल होता है। और ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ना एक तरीके से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं। तो फिर ये क्या करेगा, एक तरीके से ये एक्सचेंज इससे एक्सचेंज हो सकता है। जैसे इसमें देखो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, एलाइन है, ठीक है, और फिर ये आपका यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू अटैच्ड है। बट ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको टेट्राड बोलते हैं। और ये यहाँ पे एक तरीके से एक्सचेंज हो रहा है क्रोमोसोमल सेगमेंट का। दूसरा पॉइंट ये बोलना है कि अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम? देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये दोनों क्या होती हैं, सिस्टर होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये जो होता है एक, इसको क्रोमैटिड बोलते हैं, ये भी दूसरा क्रोमैटिड है, तो ये दोनों एक ही इसमें क्रोमोसोम में, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है एक दूसरे के लिए, बट ये इसके लिए क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। और होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। इसका ये क्रोमैटिड इसके लिए नॉन सिस्टर होगा, बट इसका इसके लिए सिस्टर होगा। तो ये बोले रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब ये है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, पैकेटिन में एक तरीके से इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन में भी बेसिकली एक्सचेंज ऑफ जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, ठीक है। और लास्ट तक ये पैकेटिन के एंड में वो क्रोमोसोम अलग तो सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, बट इनका जो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है, एक्सचेंज मटेरियल हुआ होता है, वहाँ पे सबसे लास्ट में सेपरेट होते हैं। मतलब अगर ये मान लो कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, तो जहाँ पे एक्सचेंज होता है, जहाँ पे एक्सचेंज होगा वहाँ पे अगर ये सेपरेट होना शुरू होगा तो सेपरेट तो होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अटैच कहाँ पे होगा, जहाँ पे एक तरीके से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू एक्सचेंज हुआ होगा। और इस फेज को हम लोग बोलते हैं कियाज्मा, ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेज में हम लोग देखेंगे कि वो क्लियरली विजिबल होता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या बोल रहे हैं कि दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये एक एंजाइमेटिक मेडिएटेड प्रोसेस होती है, ठीक है, और ये जो एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज बोलते हैं इसको। तो ये बोल रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। देखो क्रॉसिंग ओवर एक तरीके से रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से वेरिएशन भी डेवलप करता है, ठीक है, वेरिएशन, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये इवोल्यूशन में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है, फॉर डेवलपिंग अ न्यू स्पीसीज। तो देखो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन में क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, जाइगोटीन में क्या हुआ, सिनेप्सिस हुआ, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हुआ, पैकेटिन में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट दे रहे हैं डिप्लोटीन, उसके बाद डाइकाइनेसिस। ओके, तो डिप्लोटीन में देखो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये हो जाता है। मतलब अगर एक ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा वाला क्रोमोसोम है और इसके बीच में अगर ये सिनेप्सिस हुआ है, ठीक, और सिनेप्सिस होने के बाद ये जो क्या बोलते हैं कि ये वाला इतना फ्रेगमेंट और ये वाला इतना फ्रेगमेंट अगर मान लो कि एक्सचेंज हो गया इसके बीच में, ठीक है, और ये वाला मान लो यहाँ पे आ गया और ये वाला इसका यहाँ पे चला गया, तो डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये एक तरीके से डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डिजॉल्व होता है, बट यहाँ पे ये चीज़ जहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज हुआ होता है वहाँ पे डिजॉल्व अभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखो सब चीज़ तो डिजॉल्व हो गया, बट यहाँ पे ये बचा हुआ है, और इस जहाँ पे अटैच्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कियाज्मा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कियाज्मा। तो कियाज्मा एक्चुअली यहाँ पे विजिबल वेल होता है डिप्लोटीन में। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखे हैं, टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट होता है एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, मतलब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई रहती है वहाँ पे नहीं होता है, बाकी जगहों से सेपरेट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जहाँ पे क्रॉस होता है, क्रॉस से स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कियाज्मा। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट स्ट्रक्चर है ना, क्रॉस, इसको हम क्या बोलेंगे, कियाज्मा। ये बोल रहे हैं कि इन oocytes of some vertebrate diplotin can last for month or year। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके से लंबी स्टेज हो सकती है किसी में। डिप्लोटीन के बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में देखेंगे कि ये भी चीज़ एक तरीके से डिजॉल्व होती है और सेल रेडी होती है। तो डाइकाइनेसिस में बोल रहे हैं कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा, कियाज्मा जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, और इसमें बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द फेज क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड माइटोटिक स्पिंडल असेंबल टू प्रिपेयर फॉर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। तो अभी इसमें देखो क्या था कि अभी तो ये इसमें न्यूक्लियस के अंदर था ना, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो अब क्या होता है कि ये जो आपका सेंट्रियोल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से डिवाइड होना शुरू होता है। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देता है एक तरीके से, यानी कि अब ये स्टार्ट होती है मेटाफेज के लिए। ये तो भी प्रोफेज ही चल रहा था, और ये पूरा क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस और ये सब सारी चीज़ किस में हुई है, प्रोफेज फर्स्ट में हुई है। तो माइटोसिस में भी हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोफेज होता था, ठीक है, उसके एंड में जब वो मेटाफेज में एंट्री करने वाला होता था तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो डिसइंटीग्रेट कर जाता था और क्रोमोसोम बिल्कुल विजिबल हो जाते थे और मेटाफेज प्लेट पे आना शुरू हो जाते थे। ठीक है, तो इसमें भी यही सेम चीज़ है। प्रोफेज फर्स्ट का जो लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस, इसमें देखेंगे कि ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल डिवाइड हो जाता है दो पोल में। ठीक है, डिवाइड तो पहले ही हो गया था, बट यहाँ पे अपोजिट में एक तरीके से आ जाता है और आपका जो ये स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं और मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है इसके। ठीक है, ये बोल रहे हैं बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशंस टू मेटाफेज। ठीक है, डाइकाइनेसिस के बाद आपका क्या आ जाएगा, मेटाफेज, क्योंकि ये डाइकाइनेसिस क्या था, प्रोफेज का लास्ट पार्ट था। तो प्रोफेज फर्स्ट के बाद, प्रोफेज फर्स्ट जो हम लोगों ने देख लिया था, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये देखो इसमें जो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिनेप्सिस होती है यानी कि पेयरिंग। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ज़ाइगोटीन में। पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। और डिप्लोटीन में क्या होता है, कियाज्मा दिखता है। ठीक है, 3 चीज़ पूछी जाती है। सिनेप्सिस किस में होगी, ज़ाइगोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसके बनेगा, ज़ाइगोटीन में। क्रॉसिंग ओवर किस में होगी, पैकेटीन में। और कियाज्मा किस फेज में दिखता है, तो डिप्लोटीन में। ठीक है, और इसके एंड तक जाते जाते कियाज्मा भी फिनिश हो जाता है। और डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज होती है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपीयर होने लगता है, और ये प्रोफेज फर्स्ट का एंड होता है। क्लियर, चलो, तो प्रोफेज फर्स्ट के बाद फिर आपका एंट्री होता है आपका प्रोफेज सेकंड में। ठीक है, देखो इसके बीच में एक ये दे रखे हैं ना, प्रोमेटाफेज। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट, ये तो एंड में ही होने लगता है फिर। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म स्पिंडल्स बिटवीन द 2 सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये भी तो उसमें भी मैंने बोल दिया था, डाइकाइनेसिस के एंड तक जाते जाते ये होने लगती है। ठीक है, तो डाइकाइनेसिस का जो एंड है और मेटाफेज का जो बीच में थोड़ी सी जो टाइम होती है उसको प्रो मेटाफेज बोल दिए। बट इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यस, इट इज़ लास्ट स्टेज ऑफ डाइकाइनेसिस। ठीक है, क्रोमोसोमल बिकम ग्रेटली कोइल्ड्स इन द स्पाइरल मैनर। ठीक है, छोड़ देते हैं। अब देखो जैसे मेटाफेज में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, माइटोसिस में, सेम मेटाफेज यहाँ पे भी होगा, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, ये देखो हम लोगों ने उस टाइम देखा था कि ये जो माइटोसिस में
कि जो स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच्ड होती हैं वो किससे होती हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से। ठीक है, ये देख रहे हो ना। बट ये वाला जो होता है ना, इसमें चूंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब इसका जो स्पिंडल फाइबर्स अगर अटैच्ड हो रहा है, ठीक है, इससे, तो ये एक आपका सेंट्रोमियर से अटैच होगा और इसका इस वाले क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर से अटैच होगा। यानी कि एक ही सेंट्रोमियर से दोनों पोल के जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो अटैच नहीं होंगे, या स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि एक ये भी क्रोमोसोम रहा था और इसका एक ही सेंट्रोमियर है, इससे ये भी अटैच्ड है और ये भी अटैच्ड है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। बट यहाँ पे तो एक क्रोमोसोम की ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम की ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो ये इसके क्या बोलते हैं कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड है और ये इसके सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। ठीक है, तो इसलिए इसमें इसके मेटाफेज के नेक्स्ट स्टेज में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है, जबकि मेटाफेज में हम लोग उसमें क्या बोलते हैं कि माइटोसिस में देखते हैं कि सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। तो ये जो मेटाफेज फर्स्ट है, इसमें एज यूजुअल मेटाफेज की तरह ये क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होंगे क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम इक्वेटर्स पे आएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे आएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं स्पिंडल फाइबर्स के, वो अटैच्ड होंगे सेंट्रोमियर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम के। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम ये स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीजेज ग्रेटली एंड क्रोमोसोम बिकम रेडी टू सेपरेट। मतलब इनके बीच में रिपल्शन फोर्स स्टार्ट होने लगता है और ये फिर एक तरीके से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है अपोजिट पोल पे, और वो फिर क्या हो जाएगा, मेटाफेज से आपका एनाफेज पे मूव करता है। तो देखो ये है आपका एनाफेज, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मेटाफेज प्लेट से ये दोनों मूव करना शुरू कर दिए हैं। फिर अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये बोले फर्स्ट पॉइंट कि होमोलोगस क्रोमोसोम विथ इट्स टू क्रोमैटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम विथ इट्स टू क्रोमैटिड, या एक तरीके से इसकी सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ, ठीक है, एंड अनडिवाइडेड सेंट्रोमियर, यही मैं बोल रहा था कि ये जो सेंट्रोमियर होता है ना वो डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है, मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। और ये सेंट्रोमियर डिवाइड कब होगा, ये हम लोग देखेंगे कि एनाफेज सेकेंड में डिवाइड होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रोमियर जो होते हैं उसका डिवीजन मियोसिस के किस फेज में होता है, तो एनाफेज सेकेंड में होगा, एनाफेज फर्स्ट मत करिएगा। क्लियर? चलो दूसरा बोल रहे हैं क्रोमोसोम्स विथ सिंगल ऑफियो टर्मिनल कियाज्मा यूजुअली सेपरेट मोर फ्रिक्वेंटली देन क्रोमोसोम कंटेनिंग मेनी कियाज्मा। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुई होगी, मतलब सेगमेंट जो है ज़्यादा एक्सचेंज हुए होंगे, वो क्या है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि वो थोड़ा टाइम लेंगे सेपरेट होने में। मतलब अगर मान लो कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे और इनके बीच में जो एक्सचेंज हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, तो ये थोड़ा बाद में मूव करना शुरू करेंगे, सेपरेट होना शुरू होंगे, और जिसमें एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम कम हुआ है वो पहले ही मूव करना लग जाएंगे। तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुई है तो वो बाद में मूव होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर कम हुई है तो पहले मूव कर जाएगा। मतलब सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑकर अर्ली इन दैट पेयर हु हैव लेस नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द एक्चुअल रिडक्शन एंड डिसजंक्शंस ऑकर एट दिस स्टेज। एक्चुअल रिडक्शंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम नंबर जो हाफ होते हैं, ठीक है, वो इसी फेज में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि होमोलोगस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमन में कितने 22 पेयर हैं प्लस एक
23वां जो होता है वो हेट्रो मतलब एक तरीके से वो होता है ऑटोसोम और हेट्रोसोम। तो ये जो 22 जो पेयर हैं ये क्या हैं, होमोलोगस हैं। तो ये देखो 22 पेयर में हो सकता है एक ये पेयर हो, दूसरा ये पेयर हो। तो 22 जो पेयर वाले होते हैं वो इसी में सेपरेट होते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है 22 होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि 24 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो उसमें से 22 इधर चलाएगा, 22 इधर चलाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। एक्चुअली रिडक्शन जो होता है वो एनाफेज फर्स्ट में ही होता है, ठीक है। और डिसजंक्शन का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेपरेशन या अपोजिट पोल पे जाने शुरू हो जाता है इसमें। तो ये भी याद रखिएगा कि एक्चुअली रिडक्शंस ऑकर स्टार्ट इन एनाफेज फर्स्ट। और रिडक्शनल डिवीजन किस में होगा, एनाफेज सेकंड में होगा? नहीं, एनाफेज सेकंड में नहीं होगा, ये एनाफेज फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीजन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो मियोसिस होती है, मियोसिस का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, और सेकंड जो पार्ट होता है उसको सिंपली माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। ओके, तो ये बोले हेयर इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट होमोलोगस क्रोमोसोम विच मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल आर क्रोमोसोम ऑफ आइदर पेरेंटल और मैटरनल ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलना है कि बिकॉज ड्यूरिंग द कियास्मा फॉर्मेशन आउट ऑफ टू क्रोमेटिड्स of a chromosome, one has changed its counterpart. Therefore, the two chromatids of a chromosome do not resemble with each other in genetically term. आप कहोगे सर समझ में नहीं है, चलो ठीक है देखते हैं। जैसे मान लो कि एक रेड वाला ये क्या है, एक क्रोमोसोम था, और दूसरा ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम था, ठीक है, ये ग्रीन वाला। इन दोनों के बीच में आपका एक तरीके से सिनेप्सिस हुआ, इन दोनों के बीच में आपका सिनेप्सिस होता है, और ये वाला सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर के बाद ये वाला इधर चला है और ये वाला इधर चला है। तो ओवरऑल हमको क्या मिला, ओवरऑल हमको ये इस तरीके का स्ट्रक्चर एक मिलेगा, ठीक है। और दूसरा हम रेड से बना लेते हैं, ये। तो अब ये बताओ, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे या जेनेटिकली एक तरीके से सेम थे, बट ये वाला मैटर चला गया इसमें और इसका वाला इधर आ गया, तब तो ये एक तरीके से जेनेटिकली सेम नहीं हुए ना, क्योंकि इसका ये वाला जीन था इस पे चला गया, इसका यहाँ पे चला आया। तो ये दोनों वेरी कर गए, मतलब जेनेटिकली दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अब ये जेनेटिकली दोनों होमोलोगस नहीं है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम डू नॉट रिजेंबल। अब ये रिजेंबल नहीं कर रहे हैं विथ ईच अदर्स इन जेनेटिकली फॉर्म्स, ठीक है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे एनाफेज के, और आप लोग इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टीलोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट कितने डिवाइड हो गया था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया। टीलोफेज में अब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम एट ईच पोल, ये ईच पोल पे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे। अब इसमें देखो न्यूक्लियाई जो होती है रीअसेंबल होने लगती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म करना शुरू कर देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर एनवलप कौन फॉर्म करना शुरू करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराउंड द क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम बिकम अनकॉइल, ठीक है। न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस अपीयर हो जाता है, एंड दस टू डॉटर क्रोमोसोम्स आर फॉर्म, ठीक है। और ये तो देखो, ये तो अभी एक ही सेल में है, ये एक पोल पे हो गया, ये दूसरे पोल पे हो गया। इसके बाद क्या होगा,
इसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो ये कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है हैप्लॉइड सेल, और ये आपकी एक हैप्लॉइड सेल बन जाती है। ये देखो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है, डॉटर सेल्स पास थ्रू अ शॉर्ट रेस्टिंग फेज ऑफ इंटरफेज। देखो ये क्या हो गया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये हो गया पूरा, ठीक है। और एक सेल से जब ये पूरा हुआ तो 2 सेल बन गई, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या हुई, हैप्लॉइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब ये जो डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है, ये एक शॉर्ट रेस्टिंग फेज इंटरफेज में आती हैं। इंटरफेज का मतलब क्या हो गया, G1 S G2, इसी को तो हम लोग इंटरफेज बोले थे ना। बट इसमें क्या होता है ना, इस वाले में क्या होता है कि ये जो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये शॉर्ट रेस्टिंग फेज में आती है, और इस रेस्टिंग फेज के दौरान, ठीक है, कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो दैट क्रोमोसोम एट द सेकेंड प्रोफेज आर द सेम डबल स्टैंडर्ड, क्लियर। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो दोनों सेल बनी हैप्लॉइड, वो थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग फेज में जाएंगी, इंटरफेज में, और उसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा, और फिर वो अगेन एंट्री कर जाएगी किसमें, मेटाफेज स्टेज में एंट्री करती हैं, ठीक है। अब ये देखो 2 जो सेल्स हैं, ठीक है, ये हैप्लॉइड जो सेल बनी, ठीक है, टीलोफेज फर्स्ट बोल सकते हैं, टीलोफेज फर्स्ट के बाद, और फिर अगेन ये क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिनिश होने लगती है, यानी प्रोफेज सेकेंड में एंट्री करेगा। इसमें देखोगे कि सेंट्रियोल विजिबल होना शुरू हो जाता है, और सेंट्रियोल जो होता है माइग्रेट करता है अपोजिट पोल पे। ये जो डिवीजन है ना, सिंपली समझो कि आपका माइटोसिस है एक तरीके से। तो जो माइटोसिस का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ते हैं ना, सेम इसमें चीज़ देखोगे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रोफेज फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, सेंट्रियोल डिवाइड होगा, माइग्रेट अपोजिट पोल पे होना शुरू करता है, और माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म होना शुरू करती है, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियस भी एक तरीके से डिसअपियर हो जाता है, क्रोमोसोम जो होते हैं विजिबल होने लगते हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रोमैटिड्स भी दिखनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मेटाफेज में ये बोल रहे हैं कि जो 2 बनी थी हैप्लॉइड, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होती है कि क्रोमोसोम गेट अरेंज, एक मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होना शुरू हो जाती है, और सेंट्रियोल जो होता है, यहाँ पे देखो, सॉरी सेंट्रोमियर क्या होता है, जिससे एक ये जो क्रोमोसोम है, उसमें क्या, हम तो होमोलोगस क्रोमोसोम देखे थे ना, बट इसमें तो एक क्रोमोसोम अलग हो गया यहाँ पे। तो एक जो क्रोमोसोम है, इसके अंदर 2 क्रोमैटिड्स हैं, और वो सेंट्रियोल के थ्रू अटैच्ड है, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच है। तो ये जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड इसी फेज में होती है। मेटाफेज स्टेज में देखेंगे कि सेंट्रियोल डिवाइड इनटू 2, एंड दस ईच क्रोमोसोम प्रोड्यूस 2 मोनोड और डॉटर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो ये इसमें देखेंगे कि सेंट्रियोल जो सेंट्रियोल से मेटाफेज में अटैच्ड होता है, ये एक तरीके से डिवाइड होना शुरू होती है फिर, और ये मूव करना शुरू करता था। इसीलिए मैंने बोला था कि सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रोमियर, मैं इससे थोड़ा सा रिजेंबल कर जा रहा हूँ। सेंट्रियोल तो स्पिंडल फाइबर बनाता है, और सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर जो एक्चुअली जो डिवाइड होता है मियोसिस में, वो आपका मेटाफेज से ही एक तरीके से होता है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका माइटोसिस में तो एक ही मेटाफेज होगा, बट इसमें आपका मेटाफेज 2 होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मेटाफेज में ये अटैच्ड होता है, और मेटाफेज के एंड तक जाते जाते, ठीक है, ये जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड होना शुरू कर देता है। एनाफेज सेकंड में बोल रहे हैं कि डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ठीक है। और इसमें बोल रहे हैं अपीयरेंस ऑफ इंटरजोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंटरजोनल का मतलब क्या होता है कि ये बीच में जो होता है ना, ये इंटरजोनल फाइबर्स होता है, इसको बोलते हैं। टीलोफेज में बोल रहे हैं कि क्रोमैटिड्स माइग्रेट एट द अपोजिट पोल्स, एंड नाउ
एज क्रोमोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन न्यूक्लियर एनवलप बनाना शुरू कर देता है और न्यूक्लियस अपीयर हो जाता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए और उसके जो प्रोटीन्स होते हैं राइबोसोम प्रोटीन ये बनता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि टीलोफेज जाते जाते ये न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है और ये टीलोफेज में तो ऐसे ही रहेंगे दो, ठीक है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी और ये 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो सेकंड जो डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोटिपिक डिवीजन बोलते हैं, या सिंपल एक तरीके से माइटोसिस जैसा ही एक तरीके से डिवीजन होता है। अब अगर हम लोग मियोसिस को एक तरीके से फिर से थोड़ा सा रिवाइज करें, देखें कि क्या होता है, तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ होता है, 2 चीज़ हम लोग देखेंगे, एक क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो ये क्या है आपका 2n है और 2c। 2n और 2c में ये बोल रहे हैं कि c जो रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए एंड n क्या कर रहा है अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अमाउंट नहीं होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो एक सेल है, ठीक है, जर्नल जो सेल है, तो ये पहले क्या होगा इंटरफेज में रहेगा। इंटरफेज में क्या होगा आपका G1 S G2। तो S में हम लोग क्या देखते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो कि ये 2 क्रोमोसोम है, एक ब्लैक वाला एक ब्लू वाला, तो जब ये इंटरफेज में एंट्री करता है, ठीक है, जब इंटरफेज में एंट्री करता है, इंटरफेज में एंट्री करने का मतलब G1 S और G2। तो G1 में तो देखो क्या होगा ना कि यह 2n और 2c ही होगा, लेकिन S फेज में चूँकि रेप्लिकेशन होता है तो जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है, यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2n और 4c हो जाता है। समझ में आया? 4c का मतलब डीएनए कंटेंट तो सेम है, सॉरी डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम सेम होता है। अब ये बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो गए भाई, ये मान के चलो कि एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये अगर एक क्रोमोसोम है, अगर इसमें हम इसको रेप्लिकेशन इसके अंदर इसके जो डीएनए उसका रेप्लिकेशन करा दें तो ये और मोटा हो जाएगा, इतना मोटा हो गया समझो कि, ठीक है। क्यों? क्योंकि डीएनए इसमें डबल हो गया है, इसलिए इसका जस्ट डबल मोटा हो जाएगा, लेकिन ये सेपरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको नंबर तो एक ही आप बोलोगे ना कि भाई क्रोमोसोम नंबर एक ही है, ऐसा थोड़ा बोलोगे कि ये मोटा हो गया, इसका जस्ट डबल कंटेंट हो गया तो ये 2 क्रोमोसोम हो गया। डीएनए इसका डबल हुआ है लेकिन इसको इंडिविजुअल तो एक ही काउंट करेंगे। जैसे मान लो कि एक मोटा एक आदमी पतला सा है, ठीक है, 30 किलो का, वो खा पी के 60 किलो का हो गया, तो क्या बोलोगे कि ये 2 आदमी हो गया? वो तो एक ही आदमी रहेगा ना, ठीक है। बट हाँ इसका जो अमाउंट है वो डबल हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से इन्होंने देखा कि जैसे देखो एक ब्लैक एक है, अब इसमें ये एक क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी देखो ये एक क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम है, बट इसका अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट मियोसिस होती है, फर्स्ट मियोसिस से पहले क्रोमोसोम नंबर 2n होता है बट डीएनए 4c हो जाता है। तो जब फर्स्ट डिवीजन होता है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, वो भी आपका हाफ हो जाएगा इससे। तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया आपका 1n, बट डीएनए कंटेंट जो होगा वो 4c से 2c हो जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे जिस तरह था ना उतना ही एक तरीके से 2c, यहाँ भी 2c, ये क्रोमोसोम नंबर सिर्फ कम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। तो ये तो फर्स्ट डिवीज़न था मियोसिस का। और उसके बाद ये जब सेकेंड एंट्री करता है तो फिर क्या होता है, अगेन ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं, मतलब उसका जो डीएनए जो जस्ट डबल हो गया हुआ खा पी कर जो डबल हो गया रहता है, वो भी क्या होता है एक तरीके से सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम नंबर तो वही रहेगा 1n,
और कंटेंट जो डीएनए कंटेंट जाएगा वो भी एक तरीके से 1C हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2N और 2C से लास्ट में क्या बन रहा है, 1N और 1C, 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ये चीज़ समझ में आया? क्योंकि ये देखो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार 2N 4C 1N 2C ये क्या दे रखा है फिर, ठीक है। तो C रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ डीएनए और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसका आउटकम क्या हुआ, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि मियोसिस मेंटेन द डेफिनेट एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दूसरा बोलना है कि बाई क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, मियोसिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ जीन एंड दस कॉज जेनेटिकली वेरिएशंस अमॉन्ग द स्पीसीज, ठीक है। और ये फिर क्या करता है, वेरिएशन क्या होता है, इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर फाउंडिंग अ न्यू स्पीसीज, ठीक है। तो वेरिएशन आर द रॉ मटेरियल। देखो ये क्वेश्चंस इकोलॉजी में कभी पूछा गया था, व्हाट इज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशंस, दैट इज वेरिएशन एंड वेरिएशंस कुड बी अराइज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशंस या एक तरीके से म्यूटेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन आर द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। और मियोसिस जो होती है एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसका बहुत ही रोल होता है टैक्सोनॉमिक जो वेरिएशंस देखने को मिलता है या जेनेटिकली या इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। टैक्सोनॉमिकली वेरिएशंस या जेनेटिकली जो वेरिएशंस देखने को मिलता है और इवोल्यूशन प्रोसेस में भी इसका रोल देखने को मिलता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है या वेरिएशंस के लिए या फाउंडिंग अ न्यू स्पीसीज, इसके लिए ज़रूरी होता है। तो ये इतना ही रहा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का होगा, ठीक है, वो हम लोग अपलोड करेंगे MCQs पे, ठीक है, जो कि माइटोसिस, मियोसिस और जो सेल साइकिल्स होती है और उसके जो चेक पॉइंट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं अब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसको लेकर हम आएंगे हम लोग, ठीक है। और बस इतना ही था। ये कुछ सोशल मैसेज हैं फॉर गर्ल्स, रिस्पेक्ट हर, शी इज़ अ गर्ल, मदर, डॉटर एंड सिस्टर, सेव वाटर्स, और जहाँ पे रहिए साफ़ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए, ठीक है। थैंक यू सबको इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल्स एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज हो, अगेन आई वुड लाइक टू से प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम, ओके। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।